कि कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं। पीछे हमने स्थायी पूंजी के देखे, अब हम कार्यशील पूंजी के घटक देख लेते हैं। तो पहला इसमें है व्यवसाय की प्रकृति, जो कि स्थायी पूंजी में भी पीछे था, सेम वही है इसमें भी। ठीक है, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करती है। ये प्रायः दो प्रकार की होती है, निर्माणी व्यवसाय और व्यापारिक व्यवसाय। पीछे मैंने बताया अगर आप निर्माणी व्यवसाय का करते हैं तो इसमें आपको ज़्यादा कार्यशील पूंजी लगेगी और स्थायी पूंजी भी इसमें ज़्यादा लगेगी, क्योंकि इसकी प्रक्रिया बड़ी होती है इसमें, क्योंकि उत्पादन करना पड़ता है। और व्यापारिक व्यवसाय अगर आप करते हैं तो इसमें आपको कम कार्यशील पूंजी और कम स्थायी पूंजी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें बने बनाए वस्तुओं की क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक है, अगला है क्रियाओं का स्तर। कार्यशील पूंजी एवं क्रिया के स्तर में सीधा संबंध होता है। बड़े आकार की संस्थाओं के लिए अधिक और छोटी संस्थाओं के लिए कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये वही है कि आप किस स्तर पर व्यवसाय कर रहे हैं। अगर बड़े स्तर पर व्यवसाय कर रहे हैं तो ज़्यादा कार्यशील पूंजी और ज़्यादा ही स्थायी पूंजी भी लगेगा, और अगर आप छोटे स्तर पर कर रहे हैं तो कम कार्यशील पूंजी और कम स्थायी पूंजी लगेगा, जो कि हमने पीछे अभी स्थायी पूंजी वाले घटकों में पढ़ा था। ठीक है, दोनों सेम है, ये व्यवसाय की प्रकृति और क्रियाओं का स्तर, ये दोनों सेम है। किससे? जो हमने पीछे पढ़े अभी स्थायी पूंजी में, स्थायी पूंजी में भी ये दोनों थे और इसमें भी हैं। ठीक है, तो अगला चलते हैं। अगला है व्यावसायिक चक्र। तो व्यावसायिक चक्र के विभिन्न चरणों से कार्यशील पूंजी की आवश्यकता प्रभावित होती है। ठीक है, जो व्यावसायिक चक्र है इसके कुछ चरण है जिससे कि क्या होता है, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता प्रभावित होती है। ठीक है, जैसे इसके लिए एक उदाहरण देख लेते हैं। तेजी काल में मांग बढ़ने के कारण उत्पादन व बिक्री में वृद्धि होती है, अतः अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, और इसके विपरीत। ठीक है, जैसे कि तेजी काल चल रहा है, तेजी काल में क्या होता है कि मांग बढ़ जाती है। ठीक है, मांग बढ़ने के कारण क्या होता है कि जो उत्पादन होता है, उत्पादन का स्तर बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो उत्पादन के स्तर बढ़ाने से क्या होता है कि उसमें अधिक कार्यशील पूंजी लगती है। ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो सीधी सी बात है ज़्यादा खर्चा होगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हम उत्पादन बढ़ाएंगे उसके अनुसार ही हमारी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी बढ़ती जाएगी, इसका मात्रा भी बढ़ता चला जाएगा। और इसी के विपरीत अगर मंदी काल चल रहा है, ठीक है, मंदी काल में क्या होता है कि मांग घट जाती है, गिर जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें उत्पादन को भी कम करना पड़ेगा मांग के अनुसार। ठीक है, तो जब मांग गिर गई तो हमने उत्पादन भी कम करना पड़ेगा, और जब उत्पादन कम करा हमने तो क्या होगा कि कार्यशील पूंजी हमारी कम हो जाएगी, यानी कम आवश्यकता पड़ेगी हमें कार्यशील पूंजी की। ठीक है, तो ऐसे होता है। अगर तेजी काल है, तेजी काल से क्या हुआ, उत्पादन बढ़ा, उत्पादन के बढ़ने के कारण क्या हुआ, हमारी कार्यशील पूंजी भी बढ़ गई। और इसी के विपरीत अगर मंदी काल है, मंदी काल में क्या होता है आपको पता है, मांग गिर जाती है, मांग के गिरने से क्या होता है, हमको अपनी उत्पादन कम करनी पड़ती है। ठीक है, उत्पादन कम करने के कारण क्या होता है, हमारी कार्यशील पूंजी भी कम हो जाती है, कम आवश्यकता पड़ती है। आगे चलते हैं। अगला है आपका मौसमी घटक। कुछ उत्पाद ऐसे होते हैं जो मौसमी होते हैं और कुछ साधारण होती हैं। ठीक है, आपको पता है कुछ उत्पाद साधारण होते हैं जो कि हम डेली यूज़ करते हैं, जैसे साबुन हो गया, ठीक है, सर्फ हो गया। ठीक है, और कुछ उत्पाद ऐसे होते हैं जो कि मौसमी होते हैं। मौसमी का मतलब उन उत्पादों की आवश्यकता उसी मौसम में पड़ती है जिस मौसम के वो होते हैं। ठीक है, तो साधारण वाले की मांग निरंतर बनी रहती है, परंतु मौसमी उत्पाद की मांग केवल उसी मौसम में होती है, और उसकी तैयारी पहले से ही करके रखना पड़ता है ताकि मांग की पूर्ति हो सके। अतः इसमें अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। तो जो साधारण मांग है तो वो तो साधारण ही है ही, क्योंकि वो डेली चलती रहती है, उसकी आवश्यकता हमें डेली होती है, तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन जो मौसमी होती है, जो मौसमी मांग होती है वो केवल उसी मौसम में उसकी मांग की जाती है। जैसे कि दियों की मांग कब की जाती है, दीपावली में। तो दीपावली एक मौसम हो गया दियों का। ठीक है, तो जब दीपावली आएगी तो पता है उत्पादकों को कि इस दिए की मांग बढ़ जाएगी या दिए की मांग हो जाएगी, तो वो क्या करेंगे, जब दीपावली आएगी जब भी दियों को बनाएंगे, नहीं, पहले से ही बना के रखेंगे ताकि जब भी वो मौसम है तो लोगों को उसकी उपलब्धि करवा सकें। ठीक है, उनके मांगों की पूर्ति की जा सके। तो क्या करेंगे, वो 1 महीने या 2 महीने पहले ही दिए बना कर रख लेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि अधिक खर्चा आएगा आपका, क्योंकि दिए बना तो लेंगे आप, लेकिन रखने के लिए उसमें अधिक खर्चा पड़ता है ना। 2 महीने अगर पहले बना रहे हैं आप तो 2 महीने तक आपको उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा, तो जो स्टोर करके रखने का जो खर्चा है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए इसमें क्या होता है कि अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगला और लास्ट है आपका उत्पादन चक्र। इसका अभिप्राय कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करने में लगने वाले समय से है। यह समय जितना अधिक होगा उतनी ही अधिक कार्यशील पूंजी लगेगा।
जो उत्पादन चक्र है इसमें क्या होता है, इसमें किसी वस्तु के यानी कच्चे माल को तैयार माल में बनने में, मतलब कच्चे माल से तैयार माल बनने में कितना समय लग रहा है उस समय से है। ठीक है, मतलब एक प्रोडक्ट को तैयार होने में कितना टाइम लग रहा है उस टाइम का है यहाँ पर। अगर वो टाइम जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपका कार्यशील पूंजी उसमें लगेगा, क्योंकि जो कच्चा माल है वो जब तक तैयार माल में परिवर्तित नहीं हो जाता उतने ही देर तक वो अर्ध निर्मित वस्तु में बना रहेगा। तो इससे क्या होगा कि इससे आपका खर्चा बढ़ेगा। ठीक है, जैसे कि ये आपका एक प्रोडक्ट है, ये है आपका कच्चा माल। कच्चा माल सीधा तैयार माल में परिवर्तित तो होता नहीं है, कच्चे माल से पहले क्या होगा, अर्ध निर्मित माल। ठीक है, अर्ध निर्मित माल, जैसे इसका एक हाथ है, अभी एक हाथ बनाना है तो ये क्या है, ये अर्ध निर्मित है। और जब ये पूर्ण निर्मित हो जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो पूर्ण निर्मित होने के बाद ही तैयार माल होता है। तो जब तक आपका पूरा माल तैयार नहीं हो जाता वो किस में बना रहेगा, अर्ध निर्मित में पड़ा रहेगा। अर्ध निर्मित में पड़ा रहेगा तो इससे क्या होगा कि आपकी कार्यशील पूंजी इसमें फंसी रहेगी, जिससे आपको और अधिक कार्यशील पूंजी इसमें लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है, अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ताकि मैं आगे से और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर सकूं। और अगर आपका कोई दोस्त है जो कि बिजनेस स्टडी हिंदी वर्जन में पढ़ना चाहता है, हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहता है, तो उसके साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, और अंत में एक लाइक जरूर करना, वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई हो तो यहाँ पर ये आपका 9th चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा या आएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, अगर इसके नोट्स चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लें। और इससे पहले की एक्सरसाइज है जो उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही है, वहाँ से इसके पहले की वीडियोज़ को जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं अगली वीडियो के साथ आऊँगा, आपके अगले चैप्टर में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।